अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? वीकेंड कैसा गुजरा? जी बेटा, मेरा वास्ट टॉपिक जो आप लोगों के साथ चल रहा है वो नॉर्मल लेबर है। ठीक है, नॉर्मल लेबर में हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पढ़ के उसकी मैनेजमेंट की तरफ जा रहे थे, वहाँ तक लेके जा रही हूँ। जी, यहाँ से आपको मैंने बताया था कि जब लेबर स्टार्ट हो जाता है तो उसकी प्रोग्रेस कैसी होती है। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमने ये चीज़ें साइंस में पढ़ लिए थे भला? हाँ, ये पढ़ लिया था, शो कैसे होता, ये फीटल स्कल भी पढ़ लिया था। जी, ये मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इफेसमेंट आपको दिखाया हुआ है। 0% इफेसमेंट है, फिर 1 to 2 सेंटीमीटर तक गया तो 30% है, फिर 100% एंड कंप्लीट। जो लास्ट स्लाइड आपको मैंने पढ़ाई थी इफेसमेंट कैसे होती है उसी से रिलेट कर रही है, सिर्फ आपको सर्विक्स डिलेट और इंटैक्ट दिखाई गई है। ठीक है, सर्विक्स में उसकी फुल लेंथ दिखाई गई है कि सर्विक्स की फुल लेंथ कितनी है, फिर इफेरेस होकर कैसे होती है और फुल कंप्लीट डायलाटेशन में कैसी है। ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट में हमने फीटल मॉनिटरिंग और मैटरनल मॉनिटरिंग पढ़ा था। जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कायनात अरूज, मेरी आवाज़ आ रही हो? आर यू लिसन मी? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही इसलिए कोई कमेंट नहीं था। बेटा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की मैनेजमेंट मैंने आपको स्टार्ट करवाई थी, तो उसमें सबसे पहले जो स्टार्ट मैंने किया था वो थी ऑब्स्टेटिकल मैनेजमेंट में फीटल मॉनिटरिंग एंड मैटरनल मॉनिटरिंग, वो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन इससे पहले भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रही हूँ। स्टेज ऑफ में साथ में चाय भी पिएंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बिल्कुल स्टार्ट होता है ना लेबर का, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो कुछ चीज़ें अगर आपके पास कॉपी है तो उसको नोट कर लें, जो वो चीज़ें मैं अजाफी आप लोगों को बताती होती हूँ कि वैसे जैसे फिटल मॉनिटरिंग में हम लोगों ने उसकी 30 मिनट इंटरवल से मॉनिटरिंग करनी है और बीपी पल्स, टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। लेकिन उससे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता तो सबसे पहले हमने उसकी हाइजीनिकली कंडीशन चेक करनी, क्योंकि पेशेंट ने हमारे पास जो है 18-20 जो घंटे हमारे साथ रहना, उस पेशेंट ने हमने उसकी हाइजीनिकली कंडीशन देखनी है कि इस वक्त जो है फीमेल चल भी सकती, बैठ भी सकती, हमारे साथ बातें भी कर सकती, क्योंकि स्टार्ट है लेबर का। तो इसमें अगर सबसे पहली हेडिंग जो देते हैं वो बाथ की देते हैं, बाथ इफ़ नीडेड। अगर पेशेंट घर से नहा के आई है, साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं तो दैट्स गुड, अगर नहीं तो बाथ इफ़ नीडेड उसकी आपने एक्सप्लेनेशन में लिखना। नंबर 2, फिर आपने उसका क्या चेक करना है, उसकी आपने शेव, ठीक है, शेव करवानी है। पेशेंट जो है पहले ही शेव के बगैर आ जाते हैं, तो उसमें एब्डोमिनल शेव एंड प्रीनियल एरिया की शेव, दोनों शेव आपने करवानी है इफ़ नीडेड। इसके आगे भी इफ़ नीडेड लिखते हैं ना, तो हमारी तकरीबन 90% फीमेल की करनी पड़ती है। जी, इसकी 2 रीज़न है, एक तो प्रीनियल एरिया में हमने स्टिच लगाने, दूसरा अगर इमरजेंसी में हमें ऑपरेशन करना पड़ जाए तो उसमें एब्डोमिनल एरिया की पहले से हमने उसकी शेप करवा लेनी है, कर लेनी है। नंबर 3 पे जो है हमने उसको आईवी लाइन मेंटेन करनी है, अब हमने उसको आईवी लाइन मेंटेन कर देनी है। नंबर 4 पे हमने जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड जो है उसको फ़ौरन से रिव्यू करना, ठीक है, रिव्यू द रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, ताकि हमें उसकी कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, हम उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें उसको।
उसके बाद जो है ये आपने नोट में लिखना, आपको अगर ये लिखने के लिए आ जाए, आपके जितने ये पॉइंट है बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं। इसके बाद अटेंडेंट, वन अटेंडेंट मस्ट विद द पेशेंट, ठीक है, वन अटेंडेंट बी मस्ट विद द पेशेंट, एक अटेंडेंट को मस्ट पेशेंट के साथ लाजमी होना चाहिए। ये मैं आपको हेडिंग लिखवा रही हूँ। नंबर 1 बाथ, नंबर 2 शेव, नंबर 3 अटेंडेंट, नंबर 4 मिडवाइफ एंड डॉक्टर। इसमें आप लिख लें ऑब्स्टेटिकल जो है एक्सपीरियंस्ड, वन ऑब्स्टेटिकल एक्सपीरियंस्ड मिडवाइफ और डॉक्टर मस्ट बी विद द पेशेंट, ठीक हो गया। और आगे ब्लैडर केयर, ब्लैडर मस्ट बी केयर, ब्लैडर मस्ट बी एम्प्टी, ठीक है। इस वक्त ब्लैडर जैसे ही फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर आता है तो उसमें स्टार्ट में हम ब्लैडर को एम्प्टी कर देते हैं। अगर हम उसके ब्लैडर को एम्प्टी नहीं करते तो ब्लैडर भी परफोरेट हो सकता है, और दूसरा जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो रही है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर में फिटल हेड नीचे नहीं आएगा उसके प्रेशर की वजह से, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके प्रेशर की वजह से, क्योंकि उसने प्रेशराइज किया हुआ हेड को उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसलिए ब्लैडर मस्ट बी एम्प्टी। लास्ट आईवी लाइन, आईवी लाइन मस्ट बी जो है मेंटेन। उसके बाद जो है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक शॉट देना, एंटीबायोटिक लिख के आप लोगों ने लिखना कि ब्रॉड शॉट ऑफ एंटीबायोटिक ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हम जितना मर्जी स्टरलाइजेशन का ख्याल रखते हैं तो फिर भी इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो इसलिए स्टार्ट में ही हम एक जो है शॉर्ट आईवी शॉर्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का दे देते हैं। अब जो है कंप्लीट लेबर स्टार्ट हो गया है और हमने जितनी मैनेजमेंट करनी थी वो स्टार्ट कर ली। इसके साथ साथ हम फिटल मॉनिटरिंग एंड मैटरनल मॉनिटरिंग करते जाते हैं। मैटरनल मॉनिटरिंग में उसको जो है 20 घंटे के दरमियान में फीवर भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन तो मस्ट हो सकती है। मैंने बताया था कि इनटेक आउटपुट का ख्याल मस्ट आपने रखना होता है। अफरा साहब, वेलकम टू कम इन द ऑनलाइन लेक्चर्स। फर्स्ट टाइम आप आए हो, वेलकम आपके लिए। अफरा से आपके लिए बोल रही हूँ जी। अब मॉनिटरिंग जो है ये थ्रू आउट द लेबर चलती ही रहनी हो और इसको हमने क्रिटिकली मैनेज करना इस मॉनिटरिंग को। अब प्रोग्रेस ऑफ लेबर में हमने जो है किन चीज़ों को हमने देखना कि प्रोग्रेस हो रही है। नंबर 1 एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड नंबर 2 वजाइनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो देखना जी। बॉयज आरफ भी आ गया, आज तो लड़के भी आ गए मेरे लेक्चर में, थैंक यू जी। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमने बार बार असेस करना उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। जिस तरह से ड्यूरेशन लॉन्ग होता जा रहा है इस तरह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है उनकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। दूसरी चीज़ डिसेंड ऑफ फिटल हेड बाय रूल ऑफ फिफ्थ। ये डिसेंड ऑफ फिटल हेड जो है बाय रूल ऑफ फिफ्थ मेरी अगली स्लाइड में वहाँ मैं आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर कर दूँगी। थैंक यू बॉयज़ जी। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सिर्फ आप लोगों ने उसकी कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करते रहना कि उनकी इंटेंसिटी बढ़ती जानी चाहिए, उनका ड्यूरेशन बढ़ता जाना चाहिए और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जानी चाहिए। आगे रूल ऑफ फिफ्थ मैं बताती हूँ अगली स्लाइड में। वजाइनल एग्जामिनेशन इन अर्ली स्टेज पीवी एवरी 4 आवर्ली। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम एवरी 4 आवर्ली और एवरी 3 आवर्ली पीवी एग्जामिनेशन करते हैं। मैं साथ साथ चाय भी पी रही हूँ बच्चों। तो उस पीवी एग्जामिनेशन को जहाँ 4 लिखा है ना, तो मिनिमम भी अगर हम कहें तो 3 आवर्स के से पहले हम पीवी एग्जामिनेशन नहीं करते। जितना ज़्यादा हम पीवी एग्जामिनेशन करेंगे उतनी ही जो है इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। लोग कह देते हैं ना कि हमारी मरीज़ वहाँ पड़ी है, कोई डॉक्टर आके चेक ही नहीं कर रहा। डॉक्टर को पता होता है कि इसका जो
जब हमने एग्जामिनेशन करना 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डेलाटेशन होनी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर आवर्स के हिसाब से डेलाटेशन होनी है इन प्राइमरी ग्रेविडा, एंड मल्टीपल ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर्स के हिसाब से डेलाटेशन होनी है। इसलिए उनको पता होता है कि हम 3 घंटे के बाद भी गए तो 2.5 या 3 सेंटीमीटर जो है वो ओस खुलेगी। ओस मीन सर्विक्स, ठीक हो गया। डिसेंट ऑफ द फीटल हेड इन रिलेशन टू स्चील स्पाइन। अब सर्वाइकल डेलाटेशन जो हमने पीवी एग्जामिनेशन इन्हीं पे सारी डिलीवरी है, ठीक है। दो चीज़ें जो हम प्रोग्रेस में देखनी है, मदर की प्रोग्रेस हमने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से करनी है, और दूसरा वजाइनल एग्जामिनेशन करना। एक तो हमने डेलाटेशन देखनी है कि 1 सेंटीमीटर पर आवर्स के हिसाब से डेलाटेशन हो रही है या नहीं, ठीक हो गया। अब दूसरी बात जो है डिसेंट ऑफ फीटल हेड इन रिलेशन टू स्चील स्पाइन, ये भी मेरी अगली स्लाइड में मैं आपको स्चील स्पाइन जो पेल्विस का स्चील स्पाइन है उसके रिलेशन जो है वो प्रोग्रेस ऑफ लेबर में बहुत जो है उनका रोल है कि स्चील स्पाइन तक आ गया है कि नहीं। ये चीज़ें दोनों रूल ऑफ फिफ्थ एंड स्चील स्पाइन जो है ये प्रोग्रेस में आपको अपनी पिक्चर के साथ दिखाती हूँ आगे अगली स्लाइड में। आगे है कंडीशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो एमनियोटिक सैक है वो मेम्ब्रेन रप्चर हुई है कि नहीं, ठीक है। अगर वो इंटैक्ट है, मेम्ब्रेन जो है 4 सेंटीमीटर डेलाटेशन तक खुद ब खुद ये रप्चर हो जाती है। सम टाइम ये रप्चर नहीं होती तो कंडीशन ऑफ मेम्ब्रेन को देखना, अगर अभी तक रप्चर नहीं हुई, इंटैक्ट है, तो फिर कहते हैं जी पेशेंट का ARM करें, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, खुद से उनको रप्चर कराना पड़ता है। अगर उन मेम्ब्रेन्स को रप्चर ना किया जाए तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर रुक जाती है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है पोजीशन ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स पोजीशन जो है वो फीटस की आपने देखनी कि वर्टेक्स पोजीशन से आ रहा है। तीसरी चीज़ डिग्री ऑफ मोल्डिंग। मोल्डिंग जब जैसे जैसे हेड जो है पेल्विक से नीचे उतरता जाता है, पेल्विक तो उसी तरह उसकी मोल्डिंग होती जाती है। जब कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फीटस नीचे को आता है, और जब फीटस नीचे को आता है तो पूरा जो गैले जोर है फीमेल का, पूरी कॉन्ट्रैक्शन का वो सारा जो है यूट्रस के ऊपर वाले फंडस के हिस्से पे लगता है, और फंडस ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होती है, नीचे को धकेलती है बेबी को। जब नीचे को धकेलती है तो ये सारी फोर्स फीटस पे लगती है, फीटस, ठीक है। जब फीटस पे लगती है तो उसका हेड नीचे जाता है। दूसरी चीज़ें फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन आके जब हट जाती है तो दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। अब जब रिट्रैक्शन होती है तो फीटस फिर ऊपर को चला जाता है, ठीक हो गया। ये चीज़ जो है एक नेचुरल फिनोमेना है कि ये मिनिमम 8 जो है आवर्स कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होता ही रहना। 8 आवर्स तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के मैंने आवर्स बताए, टोटल आवर्स जो है वो 13 आवर्स हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एक्टिव फेज स्टार्ट होती है 4 सेंटीमीटर से, जहाँ से हम लेबर को मेजर करते हैं, वो है 3 to 4 सेंटीमीटर लेके बच्चे के डिलीवर होने तक टोटल टाइम जो है वो 13 आवर्स है। लेकिन 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से पहले पहले जो टाइम है वो भी 7-8 आवर्स लग जाते हैं उतनी डेलाटेशन। जो मैंने आपको डेलाटेशन बताई वो एक्टिव मैनेजमेंट की डेलाटेशन बताई थी कि 1 सेंटीमीटर पर आवर्स के हिसाब से डेलाटेशन होती है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो पेशेंट की जो है डेलाटेशन 2-3 सेंटीमीटर होती है। 2 या 3 सेंटीमीटर डेलाटेशन तक पेशेंट को 6-7-8 घंटे लग जाते हैं। हर इंडिविजुअल का थोड़ा सा ड्यूरेशन चेंज होता है, 1-2-3 घंटे का, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा को लगता जी। तो ये चीज़ मोल्डिंग की बात हो रही थी, मोल्डिंग एंड कैपिट फॉर्मेशन।
तो ये चीज़ें जो मैंने इतना लंबा ड्यूरेशन बता रही हूँ, इतनी लंबी जो फोर्सफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बता रही हूँ, उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है और फीटल हेड नीचे आता है। ठीक हो गया। और वो फीटल हेड जो है पेल्विक फ्लोर पेल्विस के साथ जो है टकराता है, कह रहे उसकी बार बार जो है फ्रिक्शन होती है। ठीक है। जब पेल्विक फ्लोर के साथ बार बार जो है वो टकराता है तो उसके हेड पे जो है चोट लगती, कह रहे उसकी वजह से शेल आउट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैपेट फॉर्मेशन। और डिग्री ऑफ मोल्डिंग, जब फिटल हेड नैरो जगह से गुजर रहा है, ठीक है, पेल्विस के अंदर से, तो वो मोल्ड हो जाता है। अब डिग्री ऑफ मोल्डिंग एंड कैपेट फॉर्मेशन जब हम विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस वक्त स्टील स्पाइन तक जब फीटस आ जाए या उससे नीचे आ जाए तो तब ये चीज़ें हम फिंगर से देखते हैं कि उसके कैपेट कितना बढ़ना है। कैपेट अगर 3-4 डिग्री तक पहुंच जाए तो सीजरियन करना पड़ जाता है, क्योंकि वो इतना हेड स्वेल आउट हो चुका होता है कि वो पेल्विस फ्लोर की जो मेजरमेंट है उससे ज़्यादा हो जाता है। मैंने बताया था कि रिलेशनशिप ऑफ द फीटल स्कल एंड रिलेशनशिप ऑफ द पेल्विस। ठीक है। पेल्विस की जो डायामीटर है वो लार्जेस्ट डायामीटर ऑफ द पेल्विस इज ट्रांसवर्स डायामीटर, जो 13 सेंटीमीटर होता है। अगर पेल्विस को हम जो है पेल्विक ब्रिम के अंदर से देखें तो इसके जो ब्रिम है वो ओब्लिक डायामीटर्स, ट्रांसवर्स डायामीटर और जो है वर्टिकल डायामीटर्स। तो इसके जो है ओब्लिक डायमीटर राइट एंड लेफ्ट दोनों साइडों से देखें, साइड से देखें तो ये जो है 12 सेंटीमीटर होते हैं। और जो ट्रांसवर्स इसको कहते हैं अनाटमिकल कंजुगेट एंड गायनाकाइड कंजुगेट। ठीक है। और ये 11 सेंटीमीटर होता है और 11.5 जो है वो अनाटमिकल कंजुगेट होता है। ठीक है। और जो लार्जेस्ट डायमीटर है वो ट्रांसवर्स डायमीटर होगा, पेल्विक ब्रिम की बात कर रही हूँ। तो जब वो 13 सबसे ज़्यादा डायमीटर है, जब हम फिटल हेड को डायमीटर में देखते हैं नॉर्मल को, तो उसका भी लार्जेस्ट डायमीटर जो है वो 12 एंड 13 होता है। तो इनका रिलेशन आपस में डायमीटर्स का इक्वल होना चाहिए। अब जब कैपेट फॉर्मेशन हो जाती है, वहाँ कैपेट इतना बड़ा बन जाता है तो डायमीटर एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन मैच नहीं करता, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, हम जिसकी वजह से फिर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो जाता है। ठीक हो गया। दूसरा मोल्डिंग, अगर मोल्डिंग की डिग्री ज़्यादा हो जाए 3-4 तो फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है। फीटस की जो हेड है, ठीक है, फीटल स्केल्प जो है फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है। ये चीज़ें जो है हमने प्रोग्रेस ऑफ लेबर में पीवी एग्जामिनेशन में देखनी है। अब मैंने आप लोगों को जितने अच्छे तरीके से बता सकती थी बताया, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कहीं से समझ नहीं आए तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। ये चीज़ें मैं लाइव आप लोगों को पढ़ाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला को क्या मंजूर था कि आप लोग लाइव अभी तक नहीं आ सके। ठीक है। रूल ऑफ फिफ्थ की बात हो रही थी बेटा। रूल ऑफ फिफ्थ जो है ये पेल्विक, जो आपको जिसके ऊपर फिटल हेड नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको दिखाई गई है पेल्विक ब्रिम। ठीक है। अगर हम पेल्विस देखें तो पेल्विस में जो है 2 नॉमिनेट बोन्स होती हैं। ठीक है। और 1 सेक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। 2 नॉमिनेट बोन्स जिसको हम जो है साइड बोन्स, ठीक है, या पेल्विस बोन, लॉन्ग बोन्स बोलते हैं, 2 इनोमिनेट बोन। और उन 2 इनोमिनेट बोन्स को भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस में। ठीक है। इलियम, इस्चियम जहाँ आता है तो इस्चियम में एक एंगल सा जो पेल्विक ब्रिम के अंदर उभरा होगा, दैट इज कॉल्ड इस्चियल स्पाइन। आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी है, आई होप कि आप लोगों को इस्चियल स्पाइन का पता होगा। ठीक है। जो ऑब्स्टेटिक में इस्चियल स्पाइन की बड़ी अहमियत है।
अब ये लाइन जो आप लोगों को दिखाई जा रही है, ये पेल्विक ब्रीम है, ठीक है। पेल्विक ब्रीम कहाँ स्टार्ट होता है? जब फीटस जो है लेबर स्टार्ट हो जाती है। जब लेबर स्टार्ट होती है तो फीटल हेड, मैंने आप लोगों को जब बताया था ना, किसी लेक्चर में पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि फीटस जब डिलीवर होने वाला होता है तो वो सिम्सिस प्यूबस के ऊपर जो है पेल्विक ब्रीम तक आके अटैच हो जाता है। वैसे वो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो है सिम्सिस प्यूबस जो है उसके ऊपर होता है, ठीक है। अब वहाँ से वो नीचे उतर के पेल्विक ब्रीम जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे आ जाता है। जब हम मेजरमेंट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो है हमें 38 वीक्स फील होते हैं नॉर्मली, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। जब फीटस नीचे उतर के पेल्विक ब्रीम के साथ नंबर 1 5th बाय 5th जो नजर आ रहा है आप लोगों को, तो वो पेल्विक वो हेड जो है फीटल हेड वो ब्रीम के ऊपर आके, पेल्विस ब्रीम के ऊपर आके इस तरह से अटैच हो जाता है जिस तरह आपको नजर आ रहा, ठीक है। और उसका ऑक्सीपुट फीटस कैसे आता है? ऑक्सीपुट के बल, उसकी ऑक्सीपुट बोन जो है वो सबसे जो है शार्प होती है और वो आगे रास्ता बनाती जाती है। यहाँ पे जब अटैच हो गया तो अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो वो 36 वीक्स पे आ जाता है, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर नीचे उतर के जो है सिम्सिस प्यूबिस से पेल्विक ब्रीम तक चला गया। जब ऊपर हम देखते हैं ज़ीफा स्टर्नम की तरफ, तो ज़ीफा स्टर्नम तक जो है 36 वीक्स हमें मिलेंगे 38 की बजाय। तो जो वहां से जगह खाली हो जाएगी तो दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग इफेक्ट। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि जब लाइटनिंग इफेक्ट्स नजर आ जाए, ये जो प्राइमरी ग्रेविडा की फीमेल्स होती हैं इनके लाइटनिंग इफेक्ट 1 वीक बिफोर नजर आता है। जो एक्सपीरियंस्ड वुमेन होती हैं, जैसे नानियां दादियां या जिसके इनके ज्यादा बच्चे होते हैं, तो वो औरत जब खड़ी होकर चलती है तो वो कहते हैं जी इसके ऊपर वाली जगह खाली हो गई, दैट मीन कि इसको डिलीवरी होना है अब, ठीक है। तो तब क्या होता है, पेल्विक ब्रीम के ऊपर स्कल आके अटैच हो जाता है, ठीक है। जब स्कल आके अटैच हो गया तो अब प्रोग्रेस ऑफ साथ में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है तो अब प्रोग्रेस ऑफ लेबर की तरफ जा रहा, ठीक है। अब ये पेल्विस के नीचे उतरता है हेड, पेल्विस के नीचे, अब ये देखें पेल्विक ब्रीम के ऊपर था तो फीटस हेड बिल्कुल आपको ऊपर दिखाई दे रहा। इसको कहते हैं रूल ऑफ फिफ्थ। जब मैंने आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके दिखाया था, शुक्र है ये चीज़ मैंने आप लोगों को करके दिखा दी थी। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपनी फिंगर्स के साथ, जिसको मैं बोल रही थी कि पॉलिक ग्रिप करके दिखा रही हूँ। जब पॉलिक ग्रिप करते हैं तो 5 फिंगर के अंदर फीटल हेड फील होता है, जब पेल्विक ब्रीम के ऊपर हेड होता है, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ फिफ्थ बाय फिफ्थ, ठीक है। अब प्रोग्रेस ऑफ लेबर स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा सा हेड नीचे आ गया है, तो दोबारा हम जब 3 आवर्स के बाद देखेंगे तो वो 1-2 सेंटीमीटर नीचे जा चुका है, तो दैट मीन ऑक्सीपुट उसका नीचे जा चुका है, तो हमें 4 फिंगर्स में नजर आएगा। इसी तरह वो पेल्विक में और नीचे आ गया 3/5, और इसी तरह वो पेल्विस से और नीचे आ गया, ईयर उसके जो है ईयर जो है उसकी सीट तक आ गया तो 2/5। अब उससे भी नीचे आ गया 1/5, उससे नीचे पेल्विस देखे हेड पूरा नीचे आ गया, ठीक है। अब हेड पूरा यहाँ तक नीचे आ गया तो 0/5 आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं रूल बाय फिफ्थ। इसको हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से चेक करते हैं कि हेड हमारी 5 फिंगर में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 1 में आ रहा है, और हेड हमें फील ही नहीं हो रहा। ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से रूल्स ऑफ फिफ्थ है। अब यहाँ पे जो है कंप्लीटली अबव दिखाया हुआ नीचे, दूसरा सिंसिपिट हाई और ऑक्सीपिट इजीली फेल्ट कर सकते हैं हम ऑक्सीपिट को, ठीक है।
और यहाँ जो है सिंसिपुट इजीली फेल्ट कर सकते हैं हम, ऑक्सीपिट फेल्ट, ठीक है। और यहाँ सिंसिपुट फेल्ट पुट फेल्ट कर सकते हैं, ऑक्सीपिट जस्ट फेल्ट, वो नीचे उतर चुकी है ऑक्सीपिट, ठीक है। यहाँ सिंसिपिट फेल्ट कर सकते हैं, ऑक्सीपिट नॉट फेल्ट, ये सारी नीचे उतर चुकी है। और यहाँ जो है लास्ट वन 0 पे आ गया। तो जब 0 पे आता है तो कहते हैं फीटस जो है वो स्टील स्पाइन तक आ गया, ठीक है। अगर हम पेल्विस के देखें तो पेल्विस की जो इनोमिनेट बोन है उसका जो है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबस 3 पार्ट है ना, तो इस्चियम के दरमियान में एक एंगल उभरा हुआ आपको नजर आता है जो पेल्विक ब्रीम के अंदर से दोनों साइड से जो है राइट लेफ्ट से अंदर को होता है, वहां से पेल्विक तंग हो जाती है। तो वहां पेल्विक, उसको कहते हैं पेल्विक गटर, ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो काफी वाइड होता है, उसको कहते हैं पेल्विक फ्लो। तो बच्चा वहां आ जाता है स्टील स्पाइन पे। अब क्या होता है, जब मैंने साथ साथ में मैकेनिज्म ऑफ लेबर की भी बात करी थी, अगर आप यहाँ होते तो मैंने मैकेनिज्म ऑफ लेबर बाद में बताना था, अभी मैं साथ साथ बता रही हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर इंटरनली क्या हो रहा है। जब पेल्विक ब्रीम पे फीटस का हेड अटैच हुआ था तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, अटैचमेंट हो गई है, या जो है मुझे वो वर्ड भूल गया, ठीक है। जैसे याद आता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके आगे जो एंगेजमेंट, हाँ, पेल्विक ब्रीम पे जैसे ही फीटस आता है तो कहा जाता है कि फीटस इंगेज हो गया, ठीक है, पेल्विक ब्रीम पे। अब पेल्विक ब्रीम पे जब रूल ऑफ फिफ्थ में वो स्टील स्पाइन तक आ जाता है तो वहां से पेल्विस जो है वाइड है। अब फीटस को नीचे उतरते उतरते तंग जगह से वो कहीं भी नहीं हिला, वो ऑक्सीपुट के बल आता गया, और जैसे ही वो पेल्विक गटर में स्टील स्पाइन तक पहुंचा उसको एक वाइड जगह मिली, वहां वो रोटेट हो जाता है। इसको कहते हैं कि इंटरनल रोटेशन। इंगेज, डिसेंड भी पेल्विक ब्रीम पे जब फीटस आता है तो इसको डिसेंड बोलते हैं, और इंगेज भी इसी को बोलते हैं। और इसके साथ साथ इंगेज जो है फीटस का बिहेवियर लॉन्गिट्यूडनल हो, उसके दोनों जो है हैंड चेस्ट पे हों और दोनों नीज उसके एब्डोमेन पे हों, और उसका हेड जो है वो नीचे वाली साइड पे हो, तो इसको कहते हैं फीटस इंगेज हो गया है, ठीक है। और जब वो पेल्विक गटर में आ गया तो इंटरनल रोटेशन हो गई। अब ये देखिए, मैं आप लोगों को साथ साथ प्रोग्रेस ऑफ लेबर भी बता रही हूँ कि प्रोग्रेस ऑफ लेबर कैसे हो रही है। ये वही चीज जो रूल ऑफ फिफ्थ है, यहाँ से मैं वही दिखाने लगी हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब सबसे पहले जो रूल ऑफ फिफ्थ था, ये ऊपर देखें, फीटस यहाँ पे है। रूल ऑफ फिफ्थ में यहाँ 5x5 फिंगर्स उसकी जो है रूल ऑफ फिफ्थ यहाँ से जा रहा कि यहाँ से 5 फिंगर आपको जो है फील होंगी, फिर नीचे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ से जब जैसे जैसे हमने रूल ऑफ फिफ्थ एब्डोमेन से देखा था, उसी तरह जैसे प्रोग्रेस ऑफ लेबर होती जा रही है। फीटस हेड जो है 5, ये इसको बोलते हैं स्टेशन, ठीक है। अगर हम रूल ऑफ फिफ्थ के हैं तो वो एब्डोमेन से चेक करते हैं। अगर हम इंटरनली पेल्विस से, ये हम देख तो नहीं ना सकते, ठीक है ना, हम इनको जो है हाथ से मेजर करते हैं, हाथ से हम एब्डोमेन से मेजर करते हैं, और यहाँ पे जो है हम अल्ट्रासाउंड से इसको देख सकते होते हैं। तो रूल ऑफ फिफ्थ में ये स्टेशन है पेल्विस के, ठीक है। ये जो पेल्विक ब्रीम है, ये लाइन जिसके अंदर जो है फीटस हेड है और आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये पेल्विक ब्रीम है। और इसमें से इसके डायमीटर आप याद कर लेना, 11, 12, 12 और 13, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने याद किया था, 11, 12, 12 और 13। 11 जो है वो लॉन्गिट्यूडली ट्रांसवर्स होगा, और जो ओब्लिक होंगे दोनों वो 12, 12, जो ट्रांसवर्स होगा वो 13, ठीक हो गया। अब जो है माइनस में जो ऊपर से जब प्रोग्रेस करता आता है तो ऊपर जो स्टेशन आते हैं तो वो 5 से नीचे की तरफ आते हैं क्योंकि प्रोग्रेस कर रहा है।
तो इसको 5 4 3 2 1 एंड जीरो स्टेशन। जीरो स्टेशन इस्चियल स्पाइन जिसकी मैं बार बार बात कर रही थी, ये आपको दोनों तरफ से पेल्विक जो है इसके पेल्विस ब्रीम के अंदर आपको उभरे हुए एंगल नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब फीटस आता है, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इसकी इंटरनल रोटेशन होती है। ठीक है, बच्चा रोटेट होके अपना हेड दूसरी तरफ मुंह कर लेता। अब यहाँ से जो है नीचे जीरो स्टेशन, जब कहें कि फीटस जो है जीरो स्टेशन तक आ गया है, तो ये उसका हाफ जर्नी हुआ। लेकिन हाफ जर्नी जो है वो जल्दी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक जीरो स्टेशन तक आते आते उसकी जो है 6-7 सेंटीमीटर डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स हो चुकी होती है। और इसके बाद जो है डायलाटेशन वो बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे मैंने बताया था ना कि डायलाटेशन 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से होगी। जब 8 सेंटीमीटर तक चली जाती है तो वो डायलाटेशन बकाया 2 सेंटीमीटर जो है, टोटल 10 सेंटीमीटर होती है, तो वो विद इन 20-15 मिनट में वो कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादा टाइम जो है वो 7-8 तक लगता। ठीक है, 6 के बाद जल्दी जल्दी जो है प्रोग्रेस ऑफ लेबर होना स्टार्ट हो जाती है। जी, अब इसके नीचे जो स्टेशन आ रहे हैं, अब प्लस में चले गए। ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि अगर माइनस पे हम स्टेशन बोलेंगे तो अगर हम कहें ना किसी से, जैसे डॉक्टर अपनी जूनियर डॉक्टर से कहती है कि आप जो है प्रोग्रेस ऑफ लेबर बताएं कहाँ है, तो वो पीवी करके या अल्ट्रासाउंड की प्रोग्राम के कहती कि जी -3 पे है, वो ये बोलेगी। तो हमें फ़ौरन पता होना चाहिए कि -3 कहाँ पे है। और अगर +3 कहेगी तो हमें ये पता होगा नियर टू डिलीवर है। ठीक है, प्लस में जब आता है नियर टू डिलीवर हो जाता है, तो ये प्रोग्रेस जल्दी तेजी से होना स्टार्ट हो जाती है। जब +5 पे आता है तो इसको कहते हैं कि इंट्राइटस पे आ चुका है, प्रीनियल एरिया पे इंट्राइटस पे फीटस आ गया है, तो वहां से फिर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है स्टार्ट फ्रॉम द यूट्राइन कंट्रैक्शन टिल द फुल डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स। फुल डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स यहाँ तक हो चुकी है। ठीक हो गया बेटा, आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है? आगे ये वही चीज़ आप लोगों को दिखाई हुई है। ठीक है, रूल और फिफ्थ एक तरफ दिखाए थे मैंने ऊपर, और उसके बाद जो मेरी लास्ट स्लाइड में जो चीज़ें मैंने दिखाई वो पेल्विस को इंटरनली अच्छे तरीके से दिखा के आपको उसके जो है स्टेशन दिखाए गए हैं कि प्लस। अच्छा, जो दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि ऊपर वाले स्टेशन जो है वो माइनस के होंगे, और सबसे बड़ा जो है वो 5 होगा, और ये छोटा जो होता जाएगा वो नीचे 5 4 3 2 1 0, क्योंकि ये प्रोग्रेस इस तरह से चल रही है। और जो प्लस में होंगे वो 0 से लेके 5 तक जा रहे हैं, और यहाँ +1 +2 +3 ये पॉजिटिव जो है इनकी प्रोग्रेस प्लस की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। और ये भी वही चीज़ है, आप लोगों को मैंने दूसरे एंगल से दिखाया कि इस तरह से पेल्विस में जो है फीटस स्टेशन पे कैसे आएगा। और इस्चियल स्पाइन को आपने याद रखना कि इस्चियल स्पाइन इज द जीरो स्टेशन, और इसके ऊपर माइनस स्टेशन, और इसके नीचे जो है प्रोग्रेस ऑफ लेबर में प्लस स्टेशन। जब ऑब्स्टेटिक जब जो है लेबर स्टक होता है तो हमने बताना होता है कि लेबर स्टक कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला। तो हम देखते हैं कि जो लेबर की प्रोग्रेस नहीं हो रही, कितने आवर्स में कहाँ तक प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, तो वो प्रोग्रेस नहीं हुई, कितने आवर्स से वहाँ स्टक हुआ है, वो माइनस में या प्लस स्टेशन पे स्टक हो गया, और उसके स्टक होने की रीज़न हमने देखनी है। और फिर जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, उसकी फिर रीज़न देखनी है कि या तो कंट्रैक्टेड पेल्विस होगी, या फिर फीटस का हेड जो है वो बड़ा होगा, या फिर शोल्डर डिस्टोशिया होगा, या ओवर वेट बेबी होगा, या फिर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होगी। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जब हम जो है प्रोग्रेस ऑफ लेबर हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, तो साथ साथ में उसके क्या होता है, पेशेंट को पेन हो रही है। ठीक है, जिसको हमने साथ साथ मैनेज करना। हमने ये देखना कि कितने ड्यूरेशन तक
और कितने सेंटीमीटर तक कितना पेन होना चाहिए। समटाइम पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज तेज आ रही है लेकिन डायलाटेशन नहीं हो रही, तो हमने उसको मैनेज करना। ठीक है, इसमें पैथाडीन 75 मिलीग्राम एंड इंजेक्शन फिनर्गन 225 मिलीग्राम दे सकते हैं। पैथाडीन अच्छा IM कैन बी गिवन इन एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर इफ फीटल कंडीशन इज गुड। इसमें जब हम जो है रिलीफ ऑफ पेन में पैथाडीन टाइप दे देते हैं तो ये कार्डियक एक्टिविटी जो फीटस की है उसको कम कर देगी। तो फीटस की एक्टिविटी जो है वो कार्डियक एक्टिविटी वो साथ साथ हमने उसकी फीटस की प्रोग्रेस ऑफ लेबर के साथ साथ हर 30 मिनट के बाद जो कार्डियक एक्टिविटी हमने चेक कर दी, जो 140 से 160 के दरमियान होना चाहिए। फिर जो है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर बाय पार्टोग्राफ। ठीक है, इसमें रिलीफ ऑफ पेन में हमने कोई ना कोई पेन किलर जैसे पैथाडीन ब्यूरेट में डालते हैं। पैथाडीन जो है वो 100 ml का ब्यूरेट होता है, उसमें एक पैथाडीन डालते हैं, ये 10 ml का होता है। 90 ml के अंदर ब्यूरेट में पैथाडीन डालकर ये 8 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से चला दिया जाता है। इससे पेशेंट को पेन कम होती है, इसको डायरेक्ट नहीं लगाया जाता। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जो है एक्टिव मैनेजमेंट जो है ऑफ लेबर, ये हम बाय पार्टोग्राफ देखते हैं। पार्टोग्राफ जैसे हमारा एक टेम्परेचर शीट होती है, जैसे हॉस्पिटल में एक शीट पे आप बीपी पल्स टेम्परेचर लेते हो और उस शीट पे आप काफ़ी चीज़ें जो है वो लिखते हो। उसमें बीपी पल्स टेम्परेचर और IV फ्लूइड भी उस जो है शीट पे लिखा होता है और उस शीट पे सिंबल बनाया जाता है। अगर कोई ब्लड लगाया तो रेड कलर का रेक्टेंगल जो है वो सिंबल बना दिया जाता है। जिस पेन से आप पल्स जो है मेंशन करते हो वहाँ पल्स का सर्कल बनाते हो, तो रेक्टेंगल जो है वहाँ अगर ब्लड लगे, एक लगे, जिस डेट को लगे उस डेट के नीचे रेक्टेंगल सर्कल आप बनाते हो, एक के ब्लड लग गया। इस तरह ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि टेम्परेचर शीट पे आप वो चीज़ें मेंशन करते हैं। बट ये है आप लोगों के सामने पार्टोग्राफ, और इस पार्टोग्राफ को जो है आप आवर्स के हिसाब से देखते हैं। इसमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखते हैं। अब प्रोग्रेस ऑफ लेबर में देखने के लिए जब आप मेरे पास आओगे तो आप लेबर रूम से एक पार्टोग्राफ ले आना। ठीक है, मैं आप लोगों को वो सॉल्व करना बता दूंगी कि किस तरह से पार्टोग्राफ को हम सॉल्व करते हैं और प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखते हैं। उसमें जो है ये साथ साथ में आप दिखाया गया है कि सर्वाइकल डायलाटेशन जो है इसके सिंबल बनाए होते हैं। इसके ऊपर सिंबल नहीं, मैं अपनी अगली शीट देखूँ, नहीं ठीक है, इसके ऊपर बेटा सिंबल्स होते हैं। जो आप शीट लेके आओगे ना लेबर रूम से, उसके ऊपर सिंबल हो गया कि ये डायलाटेशन सर्वाइकल डायलाटेशन का है, और दूसरा सिंगल जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड का है, और तीसरा ये जैसे चीज़ें लिखी हैं इसी तरह लिखी होती हैं, साथ साथ में सिंबल भी बनाए होते हैं इसके। ठीक है, अब एमनियोटिक फ्लूइड जो है या मोल्डिंग को हमने माइनस दिया। ठीक है, कि वो माइनस में ही है। अगर मोल्डिंग प्लस में है तो हमने मोल्डिंग को प्लस 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 देते जाना। ठीक है, तो आगे हमने प्रोग्रेस ऑफ लेबर में देखते जाना कि मोल्डिंग माइनस में है या प्लस में। समझ आ रही बेटा? दूसरी चीज आपने देखना कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्लियर लिखा सी लिखते हैं। अब ये देखो कि मोल्डिंग में प्रोग्रेस ऑफ लेबर में पहले भी वो माइनस में थे, और अलर्ट फेस में जब उसकी 10 डायलाटेशन होगी, ये नीचे से डायलाटेशन हो रही है, ये नीचे जो है 0 से लेके डायलाटेशन ऑफ दी ये आर्स के हिसाब से यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया ना। ये आपको अलर्ट वाली लाइन जो नज़र आती है, यहाँ 0 से लेके 10 तक डायलाटेशन हो चुकी है। जब हम जो पार्टोग्राफ चूज़ करते हैं या पेशेंट की मेजरमेंट करना शुरू करते हैं कि कितने आवर से, तो वो हम एक्टिव फेस में करते हैं। लेबर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की आगे 2 फेसेस भी हैं। ठीक है, इसमें जो है एक लेटेंट फेस होती है और दूसरी एक्टिव फेस होती है।
लेटेंट फेस वो है जो 3 सेंटीमीटर से पहले पहले होती है। 3 सेंटीमीटर से पहले पहले लेटेंट फेस होती है, जिसमें मैं बता रही थी कि 3 सेंटीमीटर से पहले जो लेटेंट फेस है उसमें मोस्टली टाइम फीमेल जो है वो अपने घर पे गुजारती है। ठीक है, अगर उसमें उसको पेन स्टार्ट भी होती है, हमारे पास आती है, तो सर्विक्स उसकी ओस नहीं खुली होती, डायलाटेशन नहीं होती, तो हम उसको घर भिजवा देते हैं कि जब आपकी पेन्स तेज होंगी तो तब आप आना। अगर वो हॉस्पिटल में है तो वो हॉस्पिटल में 2-2 3-3 दिन भी पड़ी रहती है, जो प्राइमिंग ग्रेविडा में। ठीक है, जब उसकी सर्विक्स 3 सेंटीमीटर जो है वो डायलेट हो जाती है, डायलाटेशन हो जाती है, तो हम एक्टिव फेज कहते हैं। तो एक्टिव फेज से इस पार्टोग्राफ को हमने मैनेज करना पेशेंट को, और इस पे जो है मेजर टाइम करना शुरू कर देना। इससे सबसे पहले तो हमने फिटल हेड जो है उसका रेट देखना है कि कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, उसकी कार्डियक एक्टिविटी, ऊपर फिटल हार्ट रेट देखना है कि उसकी कार्डियक एक्टिविटी 120 से लेके 150 तक आपको यहाँ फिटल कार्डियक एक्टिविटी नज़र आ रही है। अगर आपको फिटल कार्डियक एक्टिविटी जो है 100 से नीचे और 160 से ऊपर है, तो इट मीन्स के फीटस जो है वो उस अस्फिक्सिया में जा रहा। ठीक है, फौरन फिर सिजेरियन का अरेंज किया जाता है। इसको इसलिए कहते हैं कि एक्टिव मैनेजमेंट जो है हम लेबर की कर रहे हैं और यहाँ पे एक्टिव फेज ही चल रही है। दूसरा चीज़ जो हम देखते हैं कि उसका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्लियर है, तो सी हम लिखते जाते हैं। अगर यहाँ पे मैंने जब आपको लेक्चर दिया तो मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन, डार्क ग्रीन और जो है डार्क ग्रीन के टू, एक तो डार्क ग्रीन एक ब्लैकिश डार्क ग्रीन हो जाती है। उसमें देखा जाता है कि अगर तो माइनर सा ग्रीन है तो दैट मीन कि थोड़ा सा जो है मेकोनियम पास किया फीटस में, डार्क है तो ज़्यादा। अगर वो ब्लैकिश है या डार्क ग्रीन है तो दैट मीन फुल उसने जो है मेकोनियम पास कर दिया फीटस ने। तो इसमें फीटस की कार्डियक एक्टिविटी भी जो डिक्रीज कर जाएगी एकदम से, और जो है सिजेरियन करना पड़ेगा इमरजेंसी में। ठीक है, इसलिए सी नॉर्मल चल रहा, फिटल कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मल चल रही है। यहाँ में जब कोई अब नॉर्मेलिटी जहाँ भी आनी है फौरन सिजेरियन का रेंज। और मोल्डिंग माइनस में चल रही है, जब मोल्डिंग +1+2 में चली जाएगी तो भी हम देख लेंगे कि इसका सिजेरियन करना पड़ रहा। ठीक हो गया। आगे यहाँ से 4 से एरो ऊपर 10 सेंटीमीटर तक जो जा रहा है, ये हम डायलाटेशन ऑफ द सर्विक्स देख रहे हैं बेटा। ये जो आपको 1 कॉलम मिल रहा है, ये जो स्क्वायर शेप 1 है, तो ये हाफ 30 मिनट का इसको टाइम देते हैं, 2 मिला के इसको 1 आवर का टाइम दिया जाता है। ठीक है, 1 आवर में डायलाटेशन देखें कितनी हो गई, 2 में कितनी हो गई, और 6 आवर तक डायलाटेशन जो है हमारी 4 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक हो चुकी है। बेटा नज़र आ रहा ना, आपको समझ आ रही है मेरी बात। यहाँ पे हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर मेजर करते जा रहे हैं कि हमारे पास जब पेशेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आया, उसकी एक्टिव फेज, लेटेंट फेज वो घर लेके आ जाता है, या लेटेंट फेज में अगर हमारे पास है भी है तो हम पार्टोग्राफ पे मेंशन नहीं करते। हमारा पार्टोग्राफ जो है वो 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ, और 4 सेंटीमीटर से लेके हमने जो है इसके टाइम को मेजर करना। यहाँ पे जो है 1 ब्लॉक जो है 30 मिनट का, दोनों को मिला के 1 आवर, और यहाँ से हमने देखना कि 30 मिनट में या 1 आवर में या 1.5 घंटे में या 2 में कितनी जो है डायलाटेशन हुई। इसी तरह डायलाटेशन होते होते जो है ये ऊपर को जा रही है हमारी लाइन। ठीक हो गया, अलर्ट लाइन। यहाँ पे हम अलर्ट होके देख रहे हैं एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि 40 से लेके जो है वो 10 सेंटीमीटर तक नॉर्मल है। ठीक है जी बेटा, मैंने टाइम तो देखा ही नहीं, मैं इतने आपको पढ़ाने में बिजी थी, तो 60 मिनट यहीं हो गए। मैं इसी से आपको दोबारा पढ़ाऊंगी पार्टोग्राफ से अपने दूसरे लेक्चर में। अभी मैं फटाफट आप लोगों की जो है अटेंडेंस ले लूँ। ठीक है, कुरातुल आइन सायरा आमना नुजरत आमना नहरी